स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, यानी कि न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट होगा अल्कोहल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यानी कि सेकेंड यूनिट है ये। अल्कोहल पढ़ेंगे। अल्कोहल के होता क्या है, पहले अपन अल्कोहल देखते हैं। ROH को मोस्टली अपन अल्कोहल कहा जाता है, यानी कि अगर H2O को अगर H2O में देखा जाए तो HOH है, वहाँ से अगर H रिप्लेस कर दें कोई भी एल्किल समूह से अपने पास अल्कोहल प्राप्त हो जाता है ना। तो अपन अपना नेक्स्ट अपना जो न्यू चैप्टर होगा वो होगा अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल ओके। तो अल्कोहल में क्या होता है कि अगर अपन ROH है, मान लो ये, इसमें से अगर H को रिप्लेस कर दिया R के साथ, है ना, रिप्लेसमेंट हो रहा है, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, कोई रिएक्शंस नहीं है ये, है ना। एक तरीके से समझाने के लिए यहाँ कोई रिएक्शंस होती नहीं है कि इस तरीके से भी कोई रिएक्शंस होगी, यानी कि H2O से अपन अल्कोहल बना सकते हैं ना। तो ये केवल अपन समझाने के लिए है कि अगर अपने पास H को रिप्लेस कर देते हैं तो अपने पास क्या मिल जाता है, अपने पास ROH मिल जाता है, इसे कहा जाता है अल्कोहल। तो अल्कोहल इसे कहते हैं अपन, कोई एल्किन है ना, एरोमेटिक समूह होगा, इसे अल्कोहल कहेंगे। फिनोल में क्या होगा, यानी कि अपन एरोमेटिक अगर यूज करें, यानी कि एलिफेटिक की जगह अगर एरोमेटिक स्पीसीज ले तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये AROH है ना, कोई भी एरोमेटिक हो सकता है। एरोमेटिक का मतलब हो गया यहाँ कोई फिनोल बनेगा, है ना। तो ये तो हो गया अपना अल्कोहल, ये हो गया फिनोल, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इन्हें अलग अलग चैप्टर्स यानी कि अलग अलग यूनिट्स में देखने वाले हैं अपन। अल्कोहल अपना ROH होता है, इसमें एलिफेटिक समूह होता है। अब देखेंगे इनके अल्कोहल कितने टाइप के हैं। ये अल्कोहल आपके मोस्टली 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। किस आधार पे, कार्बन की चेन पर किस तरीके से ये ऐड हैं या जुड़े हुए हैं। 1 डिग्री का मतलब हो गया आपके पास CH3 CH2OH, है ना। आपके अगर CH3 CH2 यानी कि जो OH जुड़ा हुआ है कार्बन, यानी कि फर्स्ट कार्बन पर ही, है ना, तो इसमें क्या होगा, 2 OH समूह प्रेजेंट होंगे, तो इसे कहा जाता है 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। सेकेंड यानी 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, CH3 C एक H होगा, दूसरा कार्बन समूह होगा CH3OH, ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ओके। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, आपके पास H रिप्लेस होगा कोई भी एल्किल समूह से, तो ये बनेगा आपका CH3 C CH3 CH3, ये हो गया OH। ओके, तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है। 4 डिग्री बना नहीं सकते क्योंकि चतुष्क नहीं बना सकते, इसमें अगर CH3 ऐड कर देंगे तो ये होगा, ये नहीं बनेगा अपना अल्कोहल। ओके। तो अब अपन देखेंगे अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ। अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ मोस्टली क्या होती है, अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस H2O से करवा दिया जाए तो अपने पास एल्किल हैलाइड का निर्माण अल्कोहल का निर्माण होता है। अगर NaOH से करवा दी जाए तो भी क्या होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्कोहल के निर्माण की विधियां। देखेंगे। फर्स्ट मेथड है अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस वाटर के साथ करवाई जाए, है ना। फर्स्ट मेथड हो गया अपना, अगर हैलाइड की रिएक्शन CH3 CH2 और ये X कोई भी हो सकता है, हैलाइड कोई भी ले सकते हैं, उसकी रिएक्शन H2O के साथ करवाई जाए तो क्या होगा, अपने पास HX बाहर निकल जाएगा और क्या होगा, यहाँ से अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया CH3 CH2OH प्लस HX। ओके। तो फर्स्ट मेथड तो अपना हो गया कि अगर एल्किल हैलाइड की H2O के साथ रिएक्शंस करवाई जाए तो अल्कोहल प्राप्त होता है। सेकंड मेथड अगर अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस किसके साथ करवाएं, NaOH के साथ करवाएं, यानी CH3 CH2X प्लस NaOH, तो क्या प्राप्त होगा, वापस से अल्कोहल प्राप्त होगा और NX बाहर निकल जाएगा। ओके। तो ये हो गया CH3 CH2 और OH प्लस NaX। ओके। तो ये 2 मेथड तो इजी थे, अगर वाटर की प्रेजेंस में करवाएं तब भी अल्कोहल प्राप्त होता है और अगर NaOH की प्रेजेंस में करवाएं तब भी अल्कोहल प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं अपन, यानी कि हैलाइड्स की पोजीशन ही चेंज करते हैं, है ना। अगर अपन 2 डिग्री हैलाइड्स लिए, है ना, 2 डिग्री का मतलब हो गया CH3, ये हो गया CH3
और ये हो गया CH3। 2 डिग्री हैलाइड, ये कोई भी हैलाइड हो सकता है, उसकी रिएक्शंस अगर किसी बेस की प्रेजेंस में करवाए है ना, तो ये हो गया बेस। बेस का मतलब OH की प्रेजेंस में करवाए तो 2 प्रकार की पॉसिबिलिटीज है आपके, है ना। या तो हो सकता है कि इसमें से क्या हो जाए, मान लो इस चेन को मैं इस तरीके से लिख दूँ, ये हो गया आपके 2 डिग्री हैलाइड से 2 डिग्री हैलाइड की रिएक्शन अगर बेस से करवाई जाए तो या तो हो सकता है ये उस किसी बेस के साथ निकल जाए Cl बाहर और ये यहाँ OH ऐड हो जाए, तो ये हो गया CH3 CH, ये हो गया OH एल्कोहल है, ये हो गया CH3। या ये हो सकता है कि इसमें से अगर इसे सही से लिखा जाए तो CH OH Cl CH3 और CH2, ये H यहाँ लिखने मुझे, है ना। तो यहाँ से क्या हो सकता है, HCl रिमूव हो सकता है और डबल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। 2 प्रकार की पॉसिबिलिटीज होती है इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH3। ओके, तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं इन रिएक्शंस के। अगर 3 डिग्री हैलाइड की रिएक्शंस करवाएं तब भी यही होगा, और अगर 2 डिग्री की करवाते हैं तब भी यही होगा। 2 प्रकार की पॉसिबिलिटीज होती है इसमें। मेजर प्रोडक्ट ये बनता है और माइनर ये बनता है। ओके, माइनर प्रोडक्ट ये है, मेजर ये है, मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर है। ओके, तो ऐसे अगर इसी तरीके से अगर 3 डिग्री हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए बेस की प्रेजेंस में, तो 2 प्रकार की पॉसिबिलिटीज उसमें होगी। अगर अपन ले लें CH3 Cl CH3 CH3, देखो इसमें आपके प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ से अपन इसकी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा रहे हैं, है ना, OH माइनस की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से OH यहाँ आ जाएगा और अपने पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया CH3 CH3 और ये हो गया OH। ओके, तो ये एल्कोहल प्राप्त हो गया। एक पॉसिबिलिटीज ये है कि ये एल्कोहल प्राप्त हो गया, लेकिन ये कम प्राप्त होता है, यानी कि इसकी मात्रा बहुत कम होती है, माइनर प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न हो जाता है, यानी कि त्रिवियम बाधाएं हो जाती है, इसके कारण ये कम प्राप्त होता है। ओके, और अगर अपन इसकी दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि अगर अपन क्या करें, यहाँ से CH2 यहाँ एक H यहाँ लिख दे तो HCl वहाँ निकाल दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 वाई बॉन्ड बन जाएगा। पाई बॉन्ड बनने के कारण क्या होगा, यहाँ CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये होता है इसका मेजर प्रोडक्ट, जबकि जो एल्कोहल होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। ओके, तो ये रिएक्शंस थी अपने। अगर एल्कोहल के निर्माण की विधियाँ पूछे तो कोई 2-4 रिएक्शंस है आपके। एक तो वाटर की प्रेजेंस में अल्किल हैलाइड की रिएक्शन, एक किसी बेस की प्रेजेंस में अल्किल हैलाइड की रिएक्शन, एक अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्किल हैलाइड ले लें उसकी रिएक्शंस होती है। ओके, तो ये हो गई इसके निर्माण की विधि। आप देखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेन होती है अपने पास। अगर कोई इन चैप्टर्स में मेन होती है रिएक्शंस, उसकी केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है, ना कि निर्माण की विधियाँ। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस अपन देखेंगे और पहले देखेंगे अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे सोल्युबिलिटी देखेंगे, है ना। सोल्युबिलिटी की बात करें कि और जितनी भी अपन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक स्पीसीज देखते हैं उनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो 4 प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक तो उसका कलर देखते हैं, स्मेल देखते हैं और देखते हैं उसकी सोल्युबिलिटी, है ना, और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है। ओके, तो आपने आपका सबका एल्कोहल देखा हुआ है लैब के अंदर। कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है वो ना, और क्रिस्टलीय भी होता है ना, थोड़ा थोड़ा। एल्कोहल की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाए भौतिक गुण की बात आती है कि वो कैसा होता है, कि उसकी अवस्था कैसी होती है, तो लिक्विड फॉर्म में होती है। एल्कोहल जितने भी एल्कोहल देखे अपन ने लिक्विड फॉर्म में देखे, जबकि फिनॉल अपना क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ओके, तो अगर एल्कोहल की बात करें तो वो होता है लिक्विड में, और जबकि फिनॉल क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो एल्कोहल की अगर प्रावस्था देखी जाए तो प्रावस्था तो होती है लिक्विड, द्रव होता है,
और वाष्पशील होता है। वाष्पशील का मतलब होता है कि वोलेटाइल होता है ये, यानी कि अगर इसे एयर के अंदर खुला छोड़ देते हैं अल्कोहल को तो वोलेटाइल होने की टेंडेंसी होती है। तो ये वाष्पशील द्रव होता है। वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव अपन और किसी अगर सॉलिड की बात की जाए, क्या है, लिक्विड से वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है। एक होता है कि ठोस से वाष्प में कन्वर्ट हो तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन, है ना। ठोस से लिक्विड में, ठोस से गैस में कन्वर्ट होता है तो सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, है ना। ये होता है किसमें, कपूर के अंदर होता है और आयोडीन होता है इसका एग्जाम्पल। जबकि अगर द्रव से वाष्प में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं अपन वाष्पशील द्रव कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है इसका रंग। रंग कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस। ओके, कलरलेस। ओके, और अगर इसकी क्या विलीयता देखी जाए, विलीयता का मतलब कि ये किसमें डिजोल्व होगा और किसमें नहीं होगा। देखो आपके विलीयता देखी जाए, जल में विलय होता है, क्योंकि दोनों ही क्या होता है, विलीयता का होता है। अगर एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होता है इसमें कि समान समान को घोलता है, समान और समान को घोलता है मतलब होता है जो ध्रुवीय सॉल्वेंट होता है वो ध्रुवीय सॉल्वेंट में ही घुलता है, जबकि अध्रुवीय सॉल्वेंट अध्रुवीय सॉल्वेंट में घुलता है। ये किस तरीके से देखेंगे कि कौन ध्रुवीय है कौन अध्रुवीय है, ये डायपोल मूवमेंट के आधार पर देखा जाता है। ओके, तो अपन विलीयता देख रहे थे, वाटर में क्या डिजोल्व हो जाता है, जल में घुलनशील होता है, जल में विलय होता है। ओके, ये हो गए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि अल्कोहल से क्या क्या निर्माण किया जा सकता है। देख रहे थे कि सॉल्युबिलिटी को किस आधार पे देखा जाता है कि अल्कोहल डिसॉल्व होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट है। अगर इस किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, ये जाना है। लेकिन अगर अपन देखें कॉन्सेप्ट अपना होता है जो सर्वतर होता है अपना, यानी कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है सॉल्युबिलिटी का, वो क्या होता है कि समान समान को घोलता है। इसका आधार अपन किस तरीके से देखते हैं, ओके, वो देखते हैं। अपन अगर किसी भी स्पीसीज का कोई भी अपने पास अगर ऑर्गेनिक स्पीसीज हो उसकी सॉल्युबिलिटी केवल वाटर के आधार पर देखते हैं कि वाटर में डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो अपन देख रहे हैं विलीयता। विलीयता का मतलब होता है कि कौन कितना डिसॉल्व होता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। तो अपने पास दो तरीके के सॉल्वेंट होते हैं, एक होता है अपने पास वाटर होता है, एक होता है कार्बनिक सॉल्वेंट यानी कि अजलीय विलायक, है ना। एक तो जलीय विलायक हो गया, एक अजलीय विलायक हो गया। ओके, तो दो प्रकार के सॉल्वेंट या अपन कह सकते हैं कि दो तरीके के सॉल्वेंट, एक तो प्रोटोनिक एक अप्रोटोनिक सॉल्वेंट भी कहा जाता है। प्रोटोनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसके अंदर H+ हो उसे प्रोटोनिक सॉल्वेंट कहते हैं। अप्रोटोनिक सॉल्वेंट जिसके अंदर H+ नहीं हो उसे अप्रोटोनिक सॉल्वेंट कहते हैं। ये इतना जानने की जरूरत नहीं, अपने को केवल इतना ध्यान रखना है कि अजलीय विलायक यानी नॉन एक्वस सॉल्वेंट और एक्वस सॉल्वेंट में डिफरेंट क्या है। ओके, एक्वस और एक होता है नॉन एक्वस। ओके, नॉन एक्वस दो तरीके के सॉल्वेंट होता है, एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस। एक्वस सॉल्वेंट के अंदर तो अपना वाटर आता है। ओके, तो वाटर हो गया ये, या कह सकते हैं एक्वस सॉल्वेंट के अंदर वो आते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन ये आपका रूल काम नहीं करेगा, केवल आप ध्यान रखना कि एक्वस सॉल्वेंट यानी कि जलीय विलायक किसे कहा जाता है, वाटर को ही कहा जाता है। और जबकि अजलीय विलायक किसे कहा जाता है, जो भी आपके H2SO4 हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, अमोनिया हो गया, ये क्या हो गया, नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट को क्या कहा जाता है, कार्बनिक सॉल्वेंट कहा जाता है या खनिज विलायक भी कहा जाता है। तो इनका अलग अलग नाम देखें तो इनका ही अलग अलग नाम है, कार्बनिक सॉल्वेंट यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और क्या हो गया इसका खनिज सॉल्वेंट यानी खनिज विलायक भी कहा जाता है इन्हें। ओके, खनिज विलायक। ओके, तो ये केवल एक के ही नाम है। अब बात आती है एल्कोहल की। एल्कोहल के अंदर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में एक हाइड्रोजन एटम हो, उसे अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, तो अपने पास इसमें एल्कोहल है, एल्कोहल को अगर OH और दूसरा एल्कोहल अपना हो गया ऑक्सीजन,
या उसे उल्टा लिख देते हैं OH ये हो गया। तो इनमें क्या होगा कि इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से क्या होगा, ये हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट होगा, केवल ये अट्रैक्शन फोर्स है। ओके, यहाँ कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा, बॉन्ड फॉर्म होता तो यहाँ क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज होता, केवल अट्रैक्शन है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप ये हो गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप ये हो गया। इन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, उससे बोलते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्टली कौन से कंपाउंड कौन कौन बनाते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत हीनता सबसे ज़्यादा होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्म करते हैं, यानी वो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन मोस्टली क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। कभी कभी सल्फर भी करता है और क्लोरीन भी करता है। ओके, लेकिन ये तीन तो क्या करते हैं, मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण ही करते हैं। अब बात आती है कि सोलिबिलिटी में अपन ने कहा कि समान समान को घोलता है। समान का मतलब क्या है और असमान का मतलब क्या है, वो देखते हैं। सोलिबिलिटी में ये होता है कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, समान को घोलता है। इसका मतलब क्या है कि जो ध्रुवीय सॉल्वेंट होगा उसमें ध्रुवीय सॉल्वेंट ही यानी कि डिजोल्व होगा। जो ध्रुवीय कंपाउंड होते हैं वो ध्रुवीय के अंदर ही डिजोल्व होते हैं, यानी कि ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलता है और अध्रुवीय अध्रुवीय को घोलता है। ओके, इसका मतलब ये होता है, अध्रुवीय अध्रुवीय को घोलता है। तो घोलता है। ओके, अब बात आती है कि अपन कैसे पहचानेंगे कि कोई सॉल्वेंट आपका पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। किस आधार पर देखेंगे अपन, उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे और उसमें देखेंगे कि आपका डाइपोल मोमेंट कितना है। ध्रुवीय कौन सा, यानी पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय सॉल्वेंट कौन सा होगा जिसमें आपके डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए उसका डाइपोल मोमेंट, उसे ध्रुवीय सॉल्वेंट कहते हैं। जबकि अध्रुवीय यानी कि नॉन अध्रुवीय यानी कि अपन बोल सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो, जीरो हो। अगर किसी भी सॉल्वेंट या किसी भी स्पीसीज का अगर डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो अध्रुवीय माना जाता है। जबकि किसी का भी डाइपोल मोमेंट जीरो से ज़्यादा हो लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, ओके, तो उसे अध्रुवीय सॉल्वेंट कहा जाता है। अब बात आती है कि आप डाइपोल मोमेंट किस तरीके से किस आधार पर देखेंगे अपन। डाइपोल मोमेंट देखा जाता है उसकी CO यानी कि उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा। ओके, देखो COS का नाम सबने लिया है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, सबका सुना हुआ है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, यानी कि केंद्रीय सममिति क्या होती है। ओके, तो COS क्या होती है अपने पास, केंद्रीय सममिति, यानी कि जब अपन स्टीरियो देखते हैं तो उसमें भी वर्ड आता है केंद्रीय सममिति, और अब भी है तो क्या होती है, अगर अपन किसी भी स्पीसीज के अंदर आगे जा रहे हैं ना, यानी कि उसके आगे जा रहे हैं तो अपने पास मान लो ये CO2 है। CO2 के अंदर अगर अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसकी तो लीनियर होती है। अगर इसका सेंटर माने कार्बन और कार्बन से मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, तो अपने को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। जबकि इसके पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं तब भी अपने को ऑक्सीजन ही मिल रहा है। मतलब कि इसमें क्या हुआ, COS क्या है, प्रेजेंट है। अगर COS प्रेजेंट है तो क्या हो गया, इसके अंदर वो कौन सा सॉल्वेंट हो गया आपका, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। अगर COS प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो वो होगा आपका नॉन पोलर। और अगर COS एब्सेंट है किसी के अंदर, एब्सेंट है तो वो क्या होगा आपका पोलर सॉल्वेंट होगा। पोलर स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज का आइडिया लगाने के लिए यही है कि अपन COS देखें और उसका आइडिया लगा लें, तो ये हो गया पोलर सॉल्वेंट। लेकिन ये आपके ना कई जगह काम नहीं करने वाला, जैसे HF के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपका काम, एक आपको बस आइडिया होना चाहिए कि इसके आधार पर अपन देख सकते हैं, लेकिन ये
सभी जगह लागू नहीं होगा कि जिसके अंदर COs हो तो वो क्या होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर। कई स्पीसीज है उनमें ये वर्क कर जाता है, कई में नहीं करता है। तो अपने पास ये बेसिक आइडिया होना चाहिए, बस इतना है ना। तो अपने पास अगर CO2 में देखा जाए तो अगर आगे मूव कर रहे हैं ऑक्सीजन मिल रहा है, जबकि पीछे मूव कर रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। तो मतलब इसमें COs प्रेजेंट है। COs प्रेजेंट है तो ये कौन सा हो गया, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है। जैसे अपने पास अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होमोडायटोमिक्स की बात कर रही हो ना, होमोडायटोमिक्स में क्या होता है, जैसे H2 है, होमोडायटोमिक है, होमोडायटोमिक में ये सॉरी अगर इसके सेंटर की बात करते हैं, इसका बॉन्ड भी बॉन्ड ही होगा सेंटर, तो इसके सेंटर से अगर मैं इस तरफ मूव करती हूँ तो H मिलता है, और इस तरफ H देखती हूँ तब भी H मिलता है। मतलब यहाँ क्या होगा, COs प्रेजेंट होगा। COs प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये नॉन पोलर हो गया ना, कोई इसका पोलर नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय हो गया आपका ये, है ना। इसी तरीके से अगर अपन HCl की बात करें, HCl में क्या हो गया, अगर H और ये Cl, तो इस तरह मूव करते हैं तो अपने पास क्या मिलता है, Cl मिलता है, जबकि इसके सेंटर से पीछे जाते हैं तो H मिलता है। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, COs एब्सेंट है, देन ये क्या हो गया आपका, पोलर सॉल्वेंट हो गया, यानी पोलर हो गया ये आपका स्पीसीज। ओके, इसी तरीके से अपन H2O की बात करें, H2O की स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से ड्रॉ नहीं करनी है, लीनियर नहीं होती है। H2O की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंट स्ट्रक्चर होती है। देखो COs का कॉन्सेप्ट लगाने से पहले उसकी स्ट्रक्चर आना जरूरी होता है। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो इसमें क्या होगा, इस तरफ जा रहे हैं तो अपने को H मिल रहा है, लेकिन जस्ट इसके पीछे जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, अपने को लोन पेयर मिल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, COs क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। COs एब्सेंट है तो ये कौन सा सॉल्वेंट हो गया आपका, पोलर सॉल्वेंट होता है। ओके, इसी तरीके से लेकिन आप ध्यान रखना, जिसमें अगर समतलीय यौगिक है, त्रिकोणीय समतलीय यौगिक है, वो आपके क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, यानी कि त्रिकोण ये हो गए, सॉरी, पोलर सॉल्वेंट होते हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ BF3 का। BF3 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये क्या हो गया आपका, प्लेनर है, समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय है। इसमें आपको दिखने में तो ये लग रहा है कि COs क्या है, एब्सेंट है, बट एब्सेंट है तो आप क्या बताओगे कि ये आपका क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट हो गया, जबकि ये क्या होता है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। जितने भी आपके त्रिकोणीय समतलीय कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। ओके, अध्रुवीय। और अगर बेंजीन की बात की जाए तो बेंजीन में क्या है, आपके सेंटर ये हो गया, सेंटर ये हो गया। अगर बेंजीन के बीच में से सेंटर माने तो अगर इसकी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो कार्बन मिल रहा है, पीछे की तरफ जा रहे हैं तब भी कार्बन मिल रहा है, इस तरफ आ रहे हैं तब भी कार्बन मिल रहा है, सॉरी, इस तरफ आ रहे हैं तब भी कार्बन मिल रहा है, इसके जस्ट पीछे जा रहे हैं तब भी आपको कार्बन मिल रहा है, इस तरफ आ रहे हैं तब भी कार्बन मिल रहा है, और इसके पीछे जा रहे हैं तब भी कार्बन मिल रहा है। तो इसमें क्या है, COs प्रेजेंट है, COs प्रेजेंट, तो ये कौन सा हो गया, नॉन पोलर हो जाता है। और बेंजीन होता है भी क्या है, नॉन पोलर होता है। ओके, तो कई केसेस या कई स्पीसीज है जिनको COs के आधार पर देख सकते हैं, कई आपके पास अणु होते हैं जिनको अपन COs के आधार पर पहचान सकते हैं कि ये ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा। ओके, अब बात आती है आपके PCl5 की। PCl5 में क्या होता है, देखो PCl5 की स्ट्रक्चर है ये, सॉरी, त्रिकोणीय बाइपिरामिड है, यानी TBP स्ट्रक्चर है इसकी। TBP स्ट्रक्चर है तो आपको पता है कि दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है, एक तो त्रिकोणीय समतलीय से, नेक्स्ट है लीनियर स्ट्रक्चर। दो प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, दोनों में पता है आपको कि इसमें क्या होती है कि त्रिकोणीय के अलग से निकालो आपको उसमें, तो आपको डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0, यानी नॉन पोलर होता है ना। और जबकि आपका ये जो लीनियर होती है वो भी क्या होती है, नॉन पोलर होती है, क्योंकि सेम ग्रुप है तो नॉन पोलर, इसका भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। तो इन दोनों को मिला के अपने का क्या हो गया, PCl5 क्या हो गया, ओवरऑल नॉन पोलर हो जाता है। ओके, नॉन पोलर, नॉन पोलर। ओके, तो इस आधार पर अपन देख सकते हैं कि कौन सा पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा। अब बात आती है कि एल्कोहल कैसा है। एल्कोहल में क्या है आपकी ROH होगा, इसकी स्ट्रक्चर भी बेंट ही होगी क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके, तो ये होगी। तो इसमें क्या होगा आपके
इसमें अगर इस तरफ आ रहे हैं तो हाइड्रोजन मिल रहा है, इसके पीछे जा रहे हैं तब क्या होगा, लोन पेयर मिल रहा है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो से कुछ वैल्यूज आएगी, वो वैल्यूज आपको प्रैक्टिकली वैल्यूज होती है ना, याद करने के लिए क्या होती है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोलर होगा या नॉन पोलर। तो इस कंडीशन में एल्कोहल को देखा जाता है तो ये पोलर होता है, तो पोलर वाटर भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो दोनों डिसोल्व हो जाते हैं। अगर अपन एल्कोहल को बेंजीन में डिसोल्व करते हैं तो बेंजीन क्या थी अपने पास, नॉन पोलर थी, जबकि एल्कोहल क्या थी, पोलर है, तो दोनों एक साथ डिसोल्व नहीं होंगे। तो अगर बेंजीन और एल्कोहल को डिसोल्व किया जाता है तो डिसोल्व नहीं होते हैं, जबकि आपके एल्कोहल और वाटर को डिसोल्व किया जाता है, डिसोल्व हो जाते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपन देखते हैं कि कौन किस में डिसोल्व होगा और कौन किस में डिसोल्व नहीं होगा। ओके, तो ये होगी सॉल्युबिलिटी। अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।